नमस्कार साथियों। अभी मैं आप सबके साथ लाइव हूँ नवोदय क्रांति परिवार के इस पेज पर। उम्मीद है आप तक मेरी आवाज़ और मेरी तस्वीर साफ पहुँच रही होगी। तो अभी हम जिस विषय पे बात करने वाले हैं वह है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर बात करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको मेरे बारे में बताना चाहूँगा। मैं नवल किशोर सोनी जयपुर राजस्थान से हूँ और पिछले 20-25 सालों से शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहा हूँ। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर काम करने का मेरा काफ़ी लंबा अनुभव रहा है। बहुत सारे ऐसे काम हैं जिसमें खासकर शिक्षकों के प्रशिक्षण हैं, बच्चों के लिए टीचिंग लर्निंग मटेरियल डेवलप करना है और बहुत सारे जो शैक्षिक कार्यक्रम जो संस्थाएं शुरू करती है उसमें मदद करना कि किस तरह वो कार्यक्रम ज़मीनी स्तर पर इम्प्लीमेंट हो और उनसे एक बेहतर रिजल्ट हम बच्चों की शिक्षा के लिए बेहतर आउटकम ले पाएँ। नमस्कार शोभा जी, अंजू शर्मा जी नमस्कार। तो ये मेरा थोड़ा सा परिचय है जो मैंने आपके लिए रखा और इस परिचय के बाद मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहूँगा नवोदय क्रांति परिवार का। हंस तंवर जी नमस्कार। नवोदय क्रांति परिवार बहुत ही अच्छी एक पहल लेकर चल रहा है। मुझे जानकर बहुत अच्छा लगा कि ये एक शिक्षकों का समूह है और समान शिक्षा के लिए ये संस्था ये समूह प्रयास कर रहा है और इसके जो संचालक है भाई संदीप जी और स्मृति जी दोनों से मेरा परिचय हुआ और साथ ही जो नवोदय क्रांति परिवार के अन्य साथी है जो इसके बहुत सारे मोटिवेटर है, अलग अलग स्टेट में जो कोऑर्डिनेटर है, वो सब साथी मिलकर के जो प्रयास कर रहे हैं वो वाकई काबिले तारीफ है। और मुझे लगता है कि ये जो प्रयास है ये इसमें हम सबको साथ जुड़ना चाहिए। अच्छी शिक्षा, समान शिक्षा सभी बच्चों का हक है और वो उनको मिलनी चाहिए। चेनाराम जी नमस्कार। तो मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करूंगा संदीप जी का और स्मृति जी का कि उन्होंने मुझे आज नवोदय क्रांति परिवार के साथ जुड़ने का ये अवसर दिया और आप सभी शिक्षक साथियों से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर बात करने का मौका दिया। तो मैं अपनी बात शुरू करूं उससे पहले हम जो वर्तमान परिदृश्य हैं शिक्षा का उस पर थोड़ा सा एक नज़र डालते हैं। आप मुख्य रूप से देखिए कि आज़ादी के बाद से हमारे यहाँ शिक्षा में बहुत सारे परिवर्तन हुए। तो उसमें मुख्य रूप से आप देखेंगे कि हमारा जो NCA नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो बताता है इस बारे में कि देश में लगभग अभी 10 लाख स्कूल है और उनमें 2025 लाख बच्चे पढ़ रहे हैं। ये जो 2,25,000 बच्चे और 10 लाख स्कूलों का जब आप अनुपात निकालेंगे तो पर 40 बच्चों पे एक शिक्षक आता है। ये बहुत ही मज़ेदार बात है। लेकिन फील्ड में जो परिस्थितियां हैं, जो स्थितियां, वो थोड़ी उसकी बिल्कुल अलग मिलेगी आपको। ठीक है। और एक और चीज़ जो 55 लाख शिक्षक इन स्कूलों में पढ़ा रहे हैं उसके साथ साथ एक नई चीज़ क्या हुई कि लगभग 82% ऐसे रिहायशी इलाके हैं जिनमें 3 किलोमीटर की परिधि के अंदर उच्च प्राथमिक पाठशालाएं हैं। 75% ऐसे रिहायशी इलाके हैं जिनमें 3 किलोमीटर की परिधि के अंदर प्राथमिक पाठशालाएं हैं। ये आज़ादी के बाद की उपलब्धियां हैं हमारी। जी शोभा जी, आपके भी अनुभवों से हम सीखेंगे। दीनदयाल जी नमस्कार। सभी साथियों को नमस्कार। और एक और उपलब्धि जो है वो एक NCA बताता है, वो है कि माध्यमिक स्तर पर जो परीक्षा में बच्चे भाग लेते हैं उनमें कम से कम 50% बच्चे परीक्षा उत्तीर्ण कर लेते हैं। कुसुम शाह जी नमस्कार। तो ये अच्छी उपलब्धियां हैं आज़ादी के बाद की। आप देखेंगे कि बहुत सारी चीज़ों में सुधार हुआ है, बहुत सारी अच्छी चीज़ें हुई है। लेकिन इसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें भी है जिनके बारे में NCA हमारा ध्यान आकर्षित करता है। उनको भी हम समझते हैं। जैसे हमारे देश में वो कहता है कि अभी भी 37% लोगों में साक्षरता कौशलों का अभाव है। ये बड़ी चिंता का विषय है।
स्कूल में बच्चों के स्कूल छोड़ने की दर जो है वो 53% है। यह एक चिंता का विषय है। 65% से अधिक स्कूल, ग्रामीण स्कूल बहु कक्षा प्रणाली पर संचालित है। ये हमारे लिए बहुत चिंता का विषय है। और पढ़ने लिखने के जो तौर तरीके उनको लेकर काफ़ी असंतोष है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये एनसीएफ 2005 कह रहा है। राजेश जी नमस्कार, अच्छा लगा आप भी सुन रहे हैं इस चर्चा को। तो ये और एक और बड़ी बात वो कहता है एनसीएफ की जो हमारे स्कूल प्रणाली है वो पिछले वर्षों में ऐसी जड़ प्रणाली के रूप में उभर कर आई है जो परिवर्तन का विरोध करती है। ये मैं नहीं कह रहा, एनसीएफ कह रहा है। इन पे हम बात करेंगे आगे जाके। परमजीत सिंह जी नमस्कार, शिवाज जी नमस्कार। तो ये जो बात एनसीएफ कह रहा है वो मैं डेटा आपको बता रहा हूँ, फिर उसके बारे में अपन थोड़ी बात करेंगे। वो ये भी कहता है कि बच्चों के लिए सीखना अव्यवहारिक क्रिया या अनुभव प्रतीत होता है जिसका आम जीवन में जुड़ाव बहुत कम है। शिक्षा को बच्चों के भविष्य के कल्याण का माध्यम समझा जाता है, तो उसमें उनके जो वर्तमान को एकदम से नज़रअंदाज कर दिया जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि हम सब ज़्यादातर देखते हैं कि बच्चों का भविष्य कैसे बनेगा, लेकिन भविष्य तो तभी बेहतर बनेगा ना जब उनका वर्तमान अच्छा होगा, वर्तमान के अनुभव अच्छे होंगे। तो ये बहुत सारी बातें हैं। ज्ञान निर्माण की प्रक्रिया को नज़रअंदाज किया जाता है स्कूलों में, और ज्ञान प्रकार की जो ज्ञान निर्माण की प्रक्रिया है, आप देखिए उसको नज़रअंदाज करने का एक बड़ा कारण होता है कि उसमें विश्वास नहीं होना कि क्या ज्ञान का निर्माण भी होता है। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें एनसीएफ हमें बताता है। शिक्षा देने वाला जो शिक्षक है उस पर केंद्रित हमारी शिक्षा है, एनसीएफ ये भी कहता है। तो ऐसे बहुत सारे विषय आपको एनसीएफ बताता है। बहुत सारी असंतुष्टियां हैं, लेकिन उपलब्धियां भी बताई है आज़ादी के बाद से। अभी हम यहाँ बात करते हैं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के बारे में। तो अच्छी शिक्षा किसे कहेंगे, मैंने अभी आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बताया, जो देश की शिक्षा का परिदृश्य है वो बताया। अच्छी शिक्षा किसे कहेंगे, तो देखिए अच्छी शिक्षा किसे कहेंगे ये सवाल अब आजकल जो चलने वाला संवाद है उसमें काफ़ी महत्वपूर्ण हो गया है। इसे अंग्रेजी में कहते हैं क्वालिटी एजुकेशन और हिंदी में कहते हैं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। तो शिक्षा के एक विशिष्ट गुण को देखना, गुणवत्ता मतलब शिक्षा का विशिष्ट गुण, उसको देखना। परमजीत सिंह जी नमस्कार, अच्छा लगा आप भी इस चर्चा को सुन रहे हैं। तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा किसे कहेंगे, अब देखिए इसमें 2-3 प्रचलित धारणाएं हैं, तो मैं पहले उनका थोड़ा सा विश्लेषण करूंगा, फिर जो क्वालिटी एजुकेशन का एक परिप्रेक्ष्य है वो मैं आपके सामने रखूंगा। एक नई कॉन्सेप्ट जो यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है, सार्वभौमिक है, वो मैं आपके सामने रखूंगा। तो पहले मैं दो या तीन धारणाएं हमारे समाज में, हमारे देश में प्रचलित है, उनकी बात करूंगा कि क्वालिटी एजुकेशन से अभी क्या समझा जाता है। देखिए एक धारणा है बाजारवाद की, जिसमें बाजार भाव की चिंता रहती है लोगों को, और उसमें ये रहता है कि किसी भी तरीके से कोई भी, जैसे बाजार का अपन उदाहरण, बाजार का नाम लेते हैं, उदाहरण लेते हैं कि कोई भी वस्तु आप खरीद के लाते तो उसकी गुणवत्ता कैसे तय करते हैं, उसकी क्वालिटी कैसे तय करते हैं आप। तो जी शोभा जी, आपने मेरे साथ बूंदी में काम किया बालिका शिक्षा में, मुझे मालूम है, बहुत अच्छा सहयोग रहा आपका। तो मैं बात कर रहा था कि कैसे गुणवत्ता आप तय करते हैं कोई भी वस्तु बाजार से खरीदते। उदाहरण के लिए मान लीजिए आपने कपड़ा खरीदा या मोबाइल खरीदा, तो कपड़ा खरीदने या मोबाइल खरीदने पे आपका जो पैसा लगा उसका आपको लाभ मिले, उससे एक ग्राहक के रूप में आपको संतुष्टि मिले, तो आपको जो संतुष्टि मिली वो गुणवत्ता का मापदंड हो गया आपके लिए। तो क्या शिक्षा में भी ऐसे देखा जा सकता है? क्या शिक्षा में गुणवत्ता का ग्राहक फिर किसे समझा जाए? अब देखिए गुणवत्ता के ग्राहक के तौर पे देखा जाए तो सबसे पहले हमारे सामने आता है बच्चा। तो क्या बच्चा को आप गुणवत्ता का ग्राहक मानेंगे? क्योंकि एक समस्या ये है कि गुणवत्ता की जो समझ है वो तभी होती है जब आप भली भांति शिक्षित हो जाते हैं, सुशिक्षित हो जाते हैं, तब आपको पता चलता है। तो बच्चा कैसे तय करेगा कि गुणवत्ता क्या है? दूसरा ग्राहक आप बच्चों के माता पिता को मानेंगे क्या? ये मेरे सवाल है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि ये है, मैं सवाल रख रहा हूँ आपको कि उस नज़रिए से, बाजार भाव के नज़रिए से जब शिक्षा की गुणवत्ता को आप देखते हैं तो ग्राहक की संतुष्टि का आधार क्या होगा? तो बच्चा हमने देखा,
फिर बच्चों के माता पिता, बच्चों के माता पिता उस दृष्टि से भी ग्राहक बनते हैं क्योंकि वो काफ़ी सारा पैसा खर्च करते हैं बच्चों की शिक्षा पर, तो उनकी संतुष्टि को आधार माना जाए। एक सवाल ये है। और तीसरा और अंतिम सवाल जो मुझे लगता है वो राज्य का है, क्योंकि राज्य भी अपने नागरिकों को एक खास प्रकार की शिक्षा देना चाहता है। उसके अपने लक्ष्य होते हैं, उद्देश्य होते हैं, तो क्या राज्य की संतुष्टि को माना जाए? बालकृष्ण जी नमस्कार। तो ये ऐसे बहुत सारे सवाल है। बाबूलाल जी, बाबूलाल कटारा जी वेलकम, थैंक यू आपका। तो ऐसे बहुत सारे सवाल है। तो ये जो सवाल खड़े होंगे निश्चित रूप से कि क्या इस तरह से गुणवत्ता को देखा जा सकता है, जबकि आजकल ऐसे देखा जाता है कि जिस चीज़ को खरीदने से आपको जितना लाभ हुआ, ग्राहक को जितनी संतुष्टि हुई, वो उसकी क्वालिटी का मापदंड बन जाता है। और शिक्षा में भी ऐसे ही चल रहा है, जो उचित नहीं है। एक और धारणा गुणवत्ता की चल रही है हमारे यहाँ पर, वो ये कि हमारे शिक्षा से जो विद्यालय हैं जहाँ पर शिक्षा हो रही है बच्चों की, वो भवन कैसे हैं, शिक्षा में जो स्कूल में जो संसाधन है वो संसाधन कैसे हैं। तो संसाधनों की बेहतरी को भी गुणवत्ता माना जाने लगा है। मसलन मैं और बात को थोड़ा सरल करूँ उदाहरणों के द्वारा आपको, तो स्कूल का भवन कैसा है, वहाँ झूले और फिसल पट्टी है कि नहीं है, बच्चों के लिए जो है वहाँ का जो वातावरण है, बाग बगीचे पेड़ पौधे लगे हुए हैं कि नहीं लगे हुए हैं, कितना बड़ा खेल का मैदान है, कितना बड़ा परिसर है, ये सब तमाम चीज़ें, भौतिक संसाधन, इनको भी गुणवत्ता का मापदंड माना जाने लगा है। और फिर इसका नुकसान क्या होता है? इसका नुकसान ये होता है कि निजीकरण हावी हो जाता है। जो प्राइवेट स्कूल है वो एक ऐसा चमक धमक और भड़कीले परिवेश में आपको प्रचारित प्रसारित और विज्ञापन देते हैं, जिससे आपको लगता है कि गुणवत्ता की शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा यही है। तो ये सवाल है स्कूलों में। अब जैसे आजकल हम जाते हैं कि स्कूल में कितना बड़ा स्विमिंग पूल है, उसका भवन कैसा है, निजी विद्यालयों की जो संसाधन जो जिस तरह से वो जुटाते हैं, उसमें जो शिक्षा अंदर हो रही है वो कैसी हो रही है, उस पर किसी का ध्यान नहीं है। लेकिन जो बिल्डिंग कैसी है, भवन कैसा है, स्विमिंग पूल कैसा है, वहाँ का गार्डन कैसा है, वहाँ झूले फिसल पट्टियाँ कितनी लगी हुई है, ये सब चीज़ें, तो इनको भी गुणवत्ता का साधन मान लिया जाता है और एक तरीके से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा इनको बोल दिया जाता है। पर ये मेरे मायने में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मैं इसे नहीं मानता। तो यहाँ आपको देखना पड़ेगा। मैंने दो धारणाएं अभी आपके सामने रखी है गुणवत्ता की, जो हमारे समाज में प्रचलित है, और एक जो राज्य सरकारों का नज़रिया होता है उस पर और थोड़ी सी बात करें तो वहाँ देखिए दो चीज़ें होती है कि जो हम लोग हैं इंसान के तौर पर या मानव संसाधन जिन्हें माना जाता है, तो हमारा राज्य से रिश्ता दो तरह का होता है, एक निर्माता का होता है, एक निर्मिति का होता है। ठीक है, हम राष्ट्र का निर्माण भी करते हैं, राज्य का निर्माण भी करते हैं, और राष्ट्र और राज्य हमारा भी निर्माण करता चला जाता है इंसान के तौर पर। तो कई बार वहाँ पर राज्य जो है अपने लक्ष्यों को इस तरह से हावी कर देता है कि वो सिर्फ मानव संसाधन को एक निर्माता के रूप में देखता है कि ठीक है तुम्हारा काम है, जितना तुम्हारा उपयोग है मानव संसाधन के रूप में उतना राज्य कर रहा है या सरकार कर रही है। तो शिक्षा में जो है बिल्कुल चेनाराम जी इस पे हम बात करेंगे, शिक्षा में ई लर्निंग का भविष्य कैसा है। थोड़ा सा मैं क्वालिटी एजुकेशन पे आता हूँ, ये सारे जो परिदृश्य उसको समझ के फिर जरूर आपके सवालों को मैं रेस्पॉन्ड करूँगा। अजीत सेठ जी नमस्कार। तो एक निर्माता और जो निर्मिति का जो द्वयामी रिश्ता है राज्य का और हमारा, वो खत्म हो जाता है। हम एक संसाधन बन के रह जाते हैं राज्य के सामने। तो इसको भी हमें देखना पड़ेगा। तो ये जो धारणाएं हैं प्रचलित हमारे समाज में, इन धारणाओं को समझने की जरूरत है कि क्या गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के बारे में ये जो धारणाएं हैं ये वाजिब है, ये कितनी संगत है। तो मैंने अभी आपको 2-3 धारणाएं रखी आपके सामने जो गुणवत्ता को लेकर बहुत प्रचलित है हमारे समाज के अंदर, हमारे देश के अंदर, और मेरे ख्याल से आप भी इनसे पूरी तरह से सहमत नहीं होंगे और मैं भी नहीं। तो गुणवत्ता कुछ और है, वो हमें देखना पड़ेगा। वो क्या है उसको हम थोड़ा सा देखते हैं। देखिए, शिक्षा में गुणवत्ता की धारणा निस्संदेह स्वयं शिक्षा की धारणा से बंधी होती है।
आपको शिक्षा में गुणवत्ता को समझने से पहले ये समझना पड़ेगा कि आखिर शिक्षा है क्या, अच्छी शिक्षा क्या है। तो इस सवाल का ठीक ठीक जवाब भी हम तभी दे सकते हैं जब हम पहले ये समझ लें कि शिक्षा क्या है, क्या चीज़ है शिक्षा। तो देखिए, मेरे नज़र से शिक्षा में 3 पक्ष होते हैं, आप भी उससे सहमत होंगे। नंबर 1 शिक्षार्थी यानी बच्चा जो शिक्षा ग्रहण करता है, और दूसरा पक्ष है शिक्षक जो सीखने सिखाने में बच्चों की मदद करता है, और तीसरी चीज़ है शिक्षा की अंतर्वस्तु जो बच्चा सीख रहा होता है। ये 3 चीज़ें मोटी मोटी है, ये चीज़ों को हमें देखना पड़ेगा, शिक्षार्थी, शिक्षक और शिक्षा की विषय वस्तु या अंतर्वस्तु क्या है वो है। अब ये जो तीनों की जो प्रक्रिया है, पूरा एक चक्र है, शिक्षक, शिक्षार्थी और सीखने की अंतर्वस्तु, ये कहाँ हो रही होती है? लेकिन निर्वात में तो होती नहीं है, कहीं वैक्यूम में तो नहीं होती है। तो इसका एक सामाजिक संदर्भ भी होता है, ठीक है। ये सामाजिक संदर्भ जिसे हम कह सकते हैं समाज, तो समाज एक हिस्सा हो गया। अब यहाँ महत्वपूर्ण सवाल ये आता है कि आप शिक्षा से क्या चाहते हैं, क्या चाहते हैं आप शिक्षा से। तो जो आप चाहेंगे उसी के अनुरूप आपकी शिक्षा की धारणा बनती चली जाएगी। शिक्षा पहले नहीं आती है, पहले आप एक समाज की धारणा बनाते हैं कि आप किस तरह का डिजायरेबल सोसाइटी आपको चाहिए। तो जो मैंने आपको शुरू में कहा था कि जो प्रचलित धारणाओं का विश्लेषण करने के बाद में मैं एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट शिक्षा में गुणवत्ता की एक धारणा प्रस्तुत करूंगा आपके सामने, उसकी मैं शुरुआत करता हूं यहाँ से। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आप किस तरह का समाज चाहते हैं, डिजायरेबल सोसाइटी क्या है, वांछित समाज क्या है आपका। वो वांछित समाज की एक धारणा आपको बनानी पड़ेगी। तो ये वांछित समाज की जो धारणा है, इसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे संक्षेप में, और यहाँ मैं 1-2 छोटे छोटे उदाहरण लूँगा और आपको उन उदाहरणों से समझाने की कोशिश करूँगा कि हम किस तरह का समाज चाहते हैं, और वर्तमान में जो हमारी शिक्षा चल रही है क्या वो उस समाज के को बिल्डअप करने में और उसका डेवलप करने में हमारी मदद कर रही है, या कुछ और हो रहा है, और हो रहा है तो क्यों हो रहा है। तो देखिए, जो हमारा जो वांछित समाज की संकल्पना है वो कैसी होनी चाहिए, उसके बारे में हमें हमारा संविधान बताता है। आप हमारे संविधान की प्रस्तावना को देख लीजिए। हमारा संविधान एक समाज की संकल्पना को लेके चलता है। उसमें क्या लिखा हुआ है शुरू में? वहाँ लिखा हुआ है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, ध्यान दीजिएगा मेरे इन शब्दों पर, ऐसा समाज हम चाहते हैं, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए। तो हम कैसा समाज चाहते हैं? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य, तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिले, ये हमारा संविधान बोलता है। विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिले, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता मिले, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता मिले, ऐसा समाज हम चाहते हैं। तो इस तरह का जो समाज है, ये एक संकल्पना हो गई। तो आप ऐसा समाज जब चाहते हैं तो फिर इसके लिए आप कैसी शिक्षा चाहते हैं, ये फिर शिक्षा का कॉन्सेप्ट यहाँ से आएगा, ठीक है। तो जो वांछित समाज जो आप चाहते हैं, बिल्कुल दीनदयाल जी ने कहा कि वांछित समाज और शिक्षा, इंसान की भूमिका शिक्षा की अवधारणा से जुड़ा है, डेफिनेटली जुड़ा है। मैं अभी उस संबंध पे आऊँगा, दीनदयाल जी कि कैसे वो जुड़ा है। ये जो समाज हमारे, जिसकी संकल्पना संविधान ने की है अपनी प्रस्तावना में, वही क्यों की है, वो भी सवाल है कि आप वांछित समाज ऐसे ही क्यों चाह रहे हैं जिसमें ये सारे मूल्य हो, क्यों, दूसरा क्यों नहीं। और जो वांछित समाज आपका, जो आप वांछित समाज जो चाह रहे हैं, उसी के अनुसार आपकी शिक्षा की धारणा बनती चली जाएगी, आपकी अवधारणा बनती चली जाएगी। तो इसको रिप्लेस करके देखते हैं अपन, मज़ा आता है। मैं ट्रेनिंग में जब भी टीचर ट्रेनिंग करता हूँ, मैंने गवर्नमेंट टीचर्स के बहुत सारे ट्रेनिंग किए हैं। आपको पता होगा राजस्थान में एक लहर प्रोग्राम चला था, लर्निंग एनहांसमेंट एक्टिविटी इन राजस्थान, जिसे अभी ABL के नाम से जाना जाता है।
उसका एक प्रोजेक्ट हमने 10,000 स्कूलों में पायलट किया था, सरकारी विद्यालयों में। उनके ट्रेनिंग किए थे, पूरा टीचिंग लर्निंग मटेरियल बनाया था, और वो पूरे राजस्थान में वो प्रोग्राम चला था, सभी विद्यालय, लगभग सभी विद्यालयों में। तो जो शिक्षकों की ट्रेनिंग में मैं ये सवाल बहुत ज़्यादा रखता हूँ कि आप किस तरह का वांछित समाज चाहते हैं, और उस समाज का रिफ्लेक्शन आपके स्कूल में है कि नहीं, और आपके खुद के व्यवहार में, आपकी मान्यताओं में, आपकी सोच में, इन सब में भी वो रिफ्लेक्ट कहीं ना कहीं होता है कि नहीं होता है। वहीं से शिक्षा की धारणा बनना शुरू होती है। तो जैसा मैंने कहा कि शिक्षा किसके लिए होती है? इंसान के लिए, और सीखने से वो जुड़ा हुआ होता है। इंसान जब सीखता है तो सीखना उसके अस्तित्व एवं अस्मिता में एक मूलभूत परिवर्तन लाता है। ये उसकी सीखने की एक प्रक्रिया है, ये उसके बनने की प्रक्रिया है, इंसान के बनने की प्रक्रिया है शिक्षा। तो शिक्षा का उसके बनने में क्या योगदान है, इंसान के बनने में, वो हमें देखना पड़ेगा। कहीं ना कहीं गुणवत्ता की धारणा यहाँ इन सब चीज़ों से जुड़ी हुई आपको नजर आएगी। राम हपाओ जी नमस्कार, अच्छा लगा आप भी इस चर्चा को सुन रहे हैं। तो एक दो चीज़ें मैं बताना चाह रहा था आपको कि जो समाज की धारणा है, वांछित समाज आपका एक तो संविधान की प्रस्तावना में है। मांगीलाल जी नमस्कार। तो संविधान की प्रस्तावना में जिस समाज की संकल्पना की उसे आप बदल दो तो आपकी शिक्षा की धारणा बदल जाएगी। रिप्लेस कर लीजिए आप उसे। अब उसको रिप्लेस कैसे करेंगे आप? संविधान अभी तो हमें ये बताता है कि भाई हम एक समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाएंगे जिसमें जो है सबको आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय मिले। इसको बदल करके हम एक दूसरा समाज ले आते हैं समझने के लिए। तो हम एक ऐसा समाज बनाएंगे जहाँ पर बहुत प्रतिस्पर्धात्मक चीज़ें हों, उपभोक्तावादी संस्कृति हो, और लोगों में बहुत ज़बरदस्त प्रतिस्पर्धा हो। तो आपके मूल्य बदल जाएंगे, आपकी शिक्षा बदल जाएगी, शिक्षा की धारणा बदल जाएगी। फिर शिक्षा की धारणा आपकी क्या होगी? ऐसी शिक्षा जो बच्चों में प्रतिस्पर्धा का निर्माण करती हो, उपभोक्तावादी संस्कृति का निर्माण करती हो। उनको सिर्फ एक मानव संसाधन, और मानव संसाधन ऐसा बनाना जिसका राज्य अधिक से अधिक उपयोग कर सके। तो मैंने शुरू में बताया था कि राज्य के साथ हमारा द्विआयामी रिश्ता होता है, निर्माता का और निर्मिति का, दोनों का। तो सिर्फ निर्माता का रह जाएगा रिश्ता। तो ये जो समाज की संकल्पना आप जैसे जैसे बदलते जाएंगे वैसे वैसे आपकी शिक्षा की धारणा बदलती चलेगी। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, इसे आप समझने की कोशिश करिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, और शिक्षा में काम करने वाले हर एक व्यक्ति को इसे समझना चाहिए। कुछ प्रशिक्षणों में हमारे शिक्षक साथी उदाहरण देते हैं कि सर चलो हम एक और नए समाज की संकल्पना लेके चलते हैं, इसकी जगह रिप्लेस करते हैं। ठीक है, बिल्कुल करिए। तो कहते हैं हमें एक ऐसा समाज चाहिए जहाँ लूट मार मची हुई हो। उदाहरण के लिए वो, मतलब ऐसा समाज कोई नहीं चाहेगा उनमें से, वो उदाहरण के लिए रखते हैं। तो उसका प्रभाव शिक्षा पे क्या पड़ेगा? मुकेश जी नमस्कार। अलीमुद्दीन खान जी नमस्कार। तो उसका प्रभाव शिक्षा पे क्या पड़ेगा? फिर आपकी शिक्षा व्यवस्था कैसी होगी? यदि आप इस तरह का समाज चाहेंगे, लूट मार वाला, डकैती वाला, तो आपके विद्यालय ऐसे होंगे जहाँ पर अच्छे से अच्छे लूट मार करने वाले व्यक्ति तैयार किए जा रहे होंगे। अभी ये विद्यालय क्या कर रहे हैं वो उस पर भी हम आएंगे। और शिक्षा व्यवस्थाएं, शिक्षण विधियाँ, सीखने सिखाने के तौर तरीके, सब कुछ वैसा का वैसा बदल जाएगा। आपकी शिक्षा की धारणा बदल जाएगी। तो वो समाज तो हम चाहेंगे नहीं। तो हम वापिस से वहीं पर आते हैं हमारे संविधान की प्रस्तावना पर, क्योंकि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की धारणा का रास्ता वहीं से निकलता है। ठीक है, तो ये एक चीज है कि देखिए, दीनदयाल जी एक सवाल पूछ रहे कि जो चोरों का समाज बनाना है और ये सब वांछित समाज है, तो क्या उसमें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं होगी? और यदि होगी तो उसका स्वरूप क्या होगा? निश्चित रूप से वो उन लोगों के बीच में, उस समाज के मानने वाले लोगों के बीच में, उनके लिए तो वो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा है ना। लेकिन क्या वो सार्वभौमिक, क्या वो जो है यूनिवर्सल तौर पर उसको मान्यता मिलेगी? नहीं, यूनिवर्सल तो वो नहीं होगी। वो शिक्षा एक समाज विशेष के लिए हो जाएगी, जिसे आप लुटेरों का समाज बोल सकते हैं।
तो वो चीज़ को आपको देखना पड़ेगा। तो मैंने जो बात की शुरू में, मैंने कहा था कि मैं एक ऐसी कॉन्सेप्ट, एक ऐसी धारणा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की आपके सामने रखूँगा जो यूनिवर्सल होगी। तो अजीत सेठ जी ने भी एक सवाल पूछा, मैं इनको भी रेस्पॉन्ड करता जाता हूँ कि क्या शिक्षा की धारणा परिस्थितियों के अनुसार बदलती रहती है या स्थिर रहती है? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। देखिए, अभी जो परिस्थितियाँ, मैं बात कर रहा हूँ अभी, कि जिस तरह का वांछित समाज आप चाहेंगे उसके अनुसार आपको शिक्षा व्यवस्था या शिक्षा की धारणा को प्रतिस्थापित करना पड़ेगा। बिल्कुल बदलती है। एक समय जब हम राजतंत्र में जीते थे उस समय की शिक्षा व्यवस्था क्या थी, और आज जो हम लोकतंत्र में जी रहे हैं उस समय की शिक्षा व्यवस्था क्या है, वो दोनों में बहुत रात दिन का अंतर है। और वो आप सब जानते हैं, उस पर मैं ज़्यादा समय नहीं लगाना चाहता वो अंतर बता करके, ठीक है। तो देखिए, जो वांछित समाज आप चाहते हैं वो हमारा संविधान बोलता है कि हम इस तरह का एक वांछित समाज चाहते हैं जिसमें सब नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिले, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक राज्य, गणराज्य की स्थापना हो, और वहाँ पर सभी को अपनी प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त हो। बहुत बड़ा शब्द है समता, आप देखिएगा। तो इस तरह का जब आप वांछित समाज चाहते हैं, डिजायरेबल सोसाइटी चाहते हैं, तो अब आप देखिए आपकी शिक्षा की व्यवस्था कैसी होगी, ठीक है, आपकी शिक्षा की धारणा कैसी होगी, उस तरफ आपको जाना पड़ेगा। और उसमें मैं थोड़ी सी आपकी मदद करता हूँ एनसीएफ के माध्यम से। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क हमें कुछ शिक्षा के उद्देश्य के बारे में बात करता है, और वो यहीं से लेके बात करता है संविधान में जिस समाज की संकल्पना की गई है वो से लेकर। सबसे पहला वो कहता है कि शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए बच्चों में लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास करना। ये नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क बोलता है हमारा, जो हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण और मान्यता प्राप्त एक नीतिगत दस्तावेज है देश का। वो ये कहता है कि शिक्षा का पहला उद्देश्य होना चाहिए बच्चों में लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास करना, जैसे न्याय है, स्वतंत्रता है, बंधुत्व है, समता है, धर्म या पंथ निरपेक्षता को बढ़ावा देने वाले मूल्य हैं। इस तरह के मूल्यों का विकास हो। और हम ये देखें कि क्या हम साथ साथ ये भी देखते जाएं कि हमारे स्कूल इन वैल्यूज़ को डेवलप करने में, बच्चों में इन मूल्यों का विकास करने में अभी कितने तत्पर है, वहाँ क्या स्थितियाँ हैं, वो भी थोड़ा आप सोचते जाइए, क्योंकि आप सब शिक्षक साथी हैं, शिक्षा से सीधे सीधे जुड़े हैं, स्कूलों में काम कर रहे हैं। तो थोड़ा सा विचार करते जाइए कि ये जो एनसीएफ कह रहा है, क्या वो लोकतांत्रिक मूल्य हमारी शिक्षा व्यवस्था बच्चों में विकसित कर पा रही है, और कर पा रही तो क्या उस तरह का समाज हमें दिखाई देता है, और नहीं देता है और नहीं कर पा रहे तो फिर हमें क्या प्रयास करने चाहिए, उसके बारे में हम थोड़ी अंत में बात करेंगे, ठीक है। दूसरा उद्देश्य वो बताता है कि संवेदनशीलता का विकास, समानुभूति का विकास बच्चों में हो, एम्पैथी जिसे हम बोलते हैं। समानुभूति, दूसरों के दुख दर्दों को, दूसरों के एहसासों को, दूसरों के भावनाओं को समझना और उनको फिर उसके अनुसार जीना, इसका विकास बच्चों में हो। ये एक और बात नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क बोलता है। और एक और चीज़ वो कहता है कि काम और कर्म करने की सामर्थ्य का विकास बच्चों में हो, बच्चों में कौशलों का विकास हो, विचार करने और निर्णय लेने में आत्मनिर्भर बने बच्चे। तो आप देखिएगा आपके स्कूल में अभी बच्चे क्या विचार करने और निर्णय लेने में आत्मनिर्भर है। ये मतलब आप सोचते जाइए साथ साथ, इन चीज़ों पे आप मेरे साथ साथ विचार करते जाइए जो एनसीएफ उद्देश्य बता रहा है। सीखने के लिए सीखना तथा नया सीखने के प्रति जिज्ञासा का विकास करना, ठीक है, और सौंदर्य और कला के विभिन्न रूपों का आनंद लेना, ये उद्देश्य होने चाहिए शिक्षा के। तो हम लोग जो बात कर रहे थे कि शिक्षा कैसी हो, वो यहाँ से चीज़ें आप पकड़ सकते हैं कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के मायने क्या। अब आप देखिए कि ये जो सारी चीज़ें मैंने अभी आपको बताई है सॉरी, इसमें आपको मुख्य रूप से 4-5 चीज़ें समझनी चाहिए। एक तो हमारा समाज कैसा हो, समाज की धारणा कैसी हो, हम किस तरह का समाज चाहते हैं, वो हमने तय किया कि संविधान की प्रस्तावना में जिस समाज की संकल्पना की गई है वो समाज हमारा डिजायरेबल सोसाइटी होगी।
वांछित समाज होगा। यहाँ एक और सवाल होता है कि यही क्यों, अन्य कोई क्यों नहीं। तो मैं आपको इसका थोड़ा सा एक संक्षेप में जवाब बताता हूँ। इसके लिए आपको इंसान की मूलभूत प्रवृत्तियों को समझना होगा, इंसान को समझना होगा। तो इंसान की मूलभूत प्रवृत्तियाँ क्या है? अब देखिए, जो ऐसी कुछ 3-4 चीज़ों की मैं बात करूँगा जो अन्य प्राणियों से इंसान को अलग करता है, अन्य जीवों से अलग करता है। पहली, सोचने समझने की क्षमता, ये हमारे इंसानों के पास ही है। दूसरी, कॉन्शियसनेस, यानी कि चेतना। ठीक है, तो चेतना का जो स्तर जितना पढ़ते हैं, जितने हमारे अनुभव बढ़ते हैं, धीरे धीरे वो स्तर बढ़ता चला जाता है। तो वो चेतना का स्तर, ठीक है। और एक और चीज़ है सबसे महत्वपूर्ण, वो है लैंग्वेज, भाषा, अभिव्यक्ति करने की क्षमता। ये इंसान की मूलभूत प्रवृत्तियां हैं, 3-4 चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताया। वो सोचना समझना जानता है, विचार करना जानता है, वो अभिव्यक्त करना चाहता है क्योंकि उसके पास भाषा है, उसके पास चेतना है। चेतना का स्तर धीरे धीरे वो डेवलप कर सकता है, बढ़ा सकता है। ठीक है, तो जब वो अभिव्यक्त करना चाहता है तो उसको अभिव्यक्ति के अवसर कहाँ मिलेंगे, किस तरह के समाज में मिलेंगे? क्या राजतंत्र में मिल पाएंगे? आप खुद जानते हैं राजतंत्र में किस तरह की शिक्षा और किस तरह की व्यवस्थाएं होती है। वहाँ तो आपको आज्ञाकारी बनना पड़ेगा। आप राजा के विरुद्ध नहीं जा सकते हैं, राज्य के विरुद्ध बात नहीं कर सकते हैं। सहमति तो ठीक है, असहमति को व्यक्त नहीं कर सकते हैं हर चीज़ में आपको। तो इंसान के फलने फूलने के लिए, पल्लवित और पुष्पित होने के लिए सबसे बेहतर समाज कौन सा होगा? मेरे ख्याल से वो है लोकतंत्रात्मक गणराज्य, संवैधानिक लोकतंत्र। और आज हम वैश्वीकरण के दौर में जी रहे हैं। आप देखिए, आज पूरा विश्व एक गांव बन के रह गया है। आज कहीं भी किसी भी देश में, दुनिया में कोई छोटी सी घटना घटती है तो सोशल मीडिया के द्वारा, न्यूज़ चैनल के द्वारा हम सब तक वो पहुंच जाती है। और आप देख रहे हैं कि इसका परिणाम क्या हो रहा है कि बहुत सारे देशों में जहां तानाशाह लोग थे वो पदच्युत हो रहे हैं। लोकतंत्र की मांग बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है? क्योंकि इंसान की प्रवृत्ति है। इंसान को फलने फूलने का जितना बेहतर अवसर लोकतांत्रिक समाज में मिलेगा वो अन्य किसी समाज में नहीं मिल सकता। ये सिद्ध हो चुका है। तो इसलिए हमने उस समाज का, उस वांछित समाज का, उस डिजायरेबल सोसाइटी की अवधारणा को सोचा, उसकी धारणा हमने बनाई। अब उसके अनुसार हम शिक्षा की धारणा बना रहे हैं। जो एनसीएफ ने उद्देश्य भी मैंने आपके सामने 4-5 एनसीएफ के उद्देश्य बताया कि बच्चों में लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास करना, संवेदना और मूल्यों का संवेदना और इस तरह की जो है एम्पैथी जिसे हम कह रहे हैं, तदानुभूति, समानुभूति का विकास करना बच्चों में। कर्म और निर्णय लेने में स्वतंत्र, आत्मनिर्भर बने बच्चे। तो क्या हमारे स्कूल ये बनाने में अभी सक्षम हैं? तो अब आप देखिए, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की धारणा यहाँ से निकलती है कि आप किस तरह का समाज चाहते हैं, तो आपकी शिक्षा की धारणा क्या होगी और शिक्षा के उद्देश्य कैसे होंगे। यहाँ तक हमने बात की। मुझे लगा अभी तक की बातचीत में ये सारी चीज़ आपको स्पष्ट हो रही होगी। सीखने के सिद्धांत, जब आप शिक्षा के उद्देश्यों की बात करते हैं तो सीखने के सिद्धांत भी वहीं से निकलेंगे। सीखने के सिद्धांत ऐसे नहीं हो सकते कि मार मार के बच्चों को पढ़ाओ, पीट पीट के बच्चों को पढ़ाओ। आपको बाल केंद्रित शिक्षा की बात करनी पड़ेगी। और बच्चे को केंद्र में क्यों रखना पड़ेगा? क्योंकि आप किस तरह का नागरिक निर्माण करना चाहते हैं, किस तरह का नागरिक आप बनाना चाहते हैं, किस तरह का आप समाज बनाना चाहते हैं, तो बच्चों को आपको केंद्र में रखना पड़ेगा। बच्चों को अभिव्यक्ति के मुखर अवसर देने होंगे, बच्चे की बातों को सुनना होगा। ठीक है, और ज्ञान और समझ के प्रति आपका क्या दृष्टिकोण होगा? देखिए, ज्ञान और समझ के बारे में ये दृष्टिकोण बहुत कम लोगों में होता है कि ज्ञान का निर्माण भी किया जा सकता है। बहुत सारे लोग समझते हैं कि ज्ञान एक बना बनाया है समोसे की तरह, जो मैं उठा के बच्चे को दूंगा, बच्चा उसे खा लेगा और वो ज्ञान प्राप्त कर लेगा। ऐसा नहीं होता। तो ज्ञान का निर्माण करना ये एक महत्वपूर्ण चीज है। अब ये कैसे निर्माण होगा? आप जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ। मैं भी टीचर रहा हूँ, तो मैं जब बच्चों के साथ चर्चा करता था, एक एक मुद्दे पर चर्चा, आप बच्चों के साथ चर्चा करिए, प्रत्येक बच्चे के जो मत है वो उस बिंदु पर, उस मुद्दे पर आने दीजिए और फिर उनकी एक समझ बनने दीजिए और वो समझ एक लोकतांत्रिक समझ की तरफ जाए, एक सामूहिक समझ बने। और वो जो समझ बनेगी, सोच विचार करके, पक्ष विपक्ष को और सब चीज़ों को देख करके जो समझ बनेगी उस मुद्दे पे बच्चे की, वो उसको हम ज्ञान का निर्माण कह सकते हैं।
उसमें वो पूरी तरह से इन्वॉल्व हुआ, आपने नहीं थोपा उस पर। जो रटा रटाया ज्ञान है वो नहीं थोपना है। यदि वो आप थोप रहे हैं तो वो ज्ञान निर्माण नहीं है। फिर आपके शिक्षा के उद्देश्य बदल जाएंगे, आपकी जो डिजायरेबल सोसाइटी है वो बदल जाएगी। तो ये महत्वपूर्ण चीज़ है, आपको ये चीज़ दे। जैसे अभी शोभा जी ने एक चीज़ कही कि वो समाज को योगदान देता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होती है चीज़ें, निश्चित रूप से यही एक संस्कृति है। शिक्षा का ये काम है, शिक्षा संस्कृति हस्तांतरण का एक माध्यम है। बिल्कुल मैं आपसे सहमत हूँ शोभा जी इस पे। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ये मूल्य ट्रांसफर होते चले जाते हैं। तो वही तो संस्कृति, वही तो शिक्षा है, वही तो संस्कृति है। तो संस्कृति क्या है, ये भी एक समझने की चीज़ है कि ये नहीं है कि संस्कृति और मूल्य हमेशा स्थिर होते हैं, ये समय के साथ परिवर्तित होते हैं, बदलते रहते हैं। आज आप जिस तरह का समाज चाहते हैं उसके अनुसार आपको मूल्य तय करने पड़ेंगे, उसके अनुसार आपको संस्कृति तय करनी पड़ेगी, और वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होते चले जाते हैं। और देखिए, इंसान की जो सीखने की प्रक्रिया है उसमें क्या होता है, आपको जो बच्चा आपके पास स्कूल में आता है आपको उसे सायास सिखाना होता है, प्रयास करने होते हैं, वो प्रयास करने पड़ेंगे। उसमें जेनेटिक गुण नहीं होता सीखने के लिए प्रयास करना पड़ता है। एक उदाहरण मैंने बहुत पहले पढ़ा था कि बतख जब अपने बच्चे पैदा करती है तो बतख के जब बच्चे जो है वो बतख को देखकर सीधे उसके पीछे पीछे चलना सीख जाते हैं। निश्चित रूप से सीख जाते होंगे, क्योंकि वो जीव जंतुओं में इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन इंसानों में नहीं। इंसानों को सीखने के लिए प्रयास करना पड़ता है। तो मैं वापस से वहाँ अपनी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की धारणा पे आता हूँ। तो हमने बात की कि हम किस तरह का समाज चाहते हैं, उस समाज के अनुसार हमारी शिक्षा की धारणा बनेगी। वो मूल्य शिक्षा के होंगे, वो उद्देश्य शिक्षा के होंगे, शिक्षा के उद्देश्य आपको तय करने होंगे, और फिर सीखने के सिद्धांत उन शिक्षा के उद्देश्यों के सापेक्ष बनेंगे। जिस तरह की समाज की धारणा आप लेके चल रहे हैं उसके सापेक्ष आपके वो सिद्धांत बनेंगे, और फिर ज्ञान और समझ के प्रति आपका नजरिया क्या होगा वो चीज़ बनेगी। अब देखिए, इनका संबंध बाकी चीज़ों से होता है। आप शिक्षा क्रम बनाते हैं, सबसे पहले मैंने बहुत शिक्षा क्रम का काम किया है। अभी एजुकेट गर्ल्स में मैं काम कर रहा हूँ बालिका शिक्षा पर, और बालिका शिक्षा पर हम सबसे पहले एक शिक्षा क्रम बनाते हैं, और फिर उसके अनुसार ही हम लोग जो है विषय वस्तु, शिक्षण विधियाँ और ये सब चीज़ें तय करते हैं। इस पर कभी और एक सेशन करेंगे कि बालिका शिक्षा में हम किस तरह का सहयोग कर रहे हैं, उस पर भी हम बात करेंगे कभी एक अलग सेशन में, अभी नहीं। तो देखिए, शिक्षा क्रम बनेगा किससे, आपके समाज की जो धारणा है और शिक्षा के जो उद्देश्य है उनके अनुसार शिक्षा क्रम बनेगा। जो एक महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है, जैसे कि आपका नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है, उसमें बहुत कुछ संवैधानिक मूल्यों के बारे में बातचीत की गई है। प्रोफेसर यशपाल की निर्देशन और हमारे उस समय के तत्कालीन एनसीईआरटी के डायरेक्टर प्रोफेसर कृष्ण कुमार के निर्देशन में वो दस्तावेज बना था। काफ़ी महत्वपूर्ण दस्तावेज और बहुत अच्छी बात उसमें कही गई है। तो जो शिक्षा क्रम बनेगा, वो शिक्षा क्रम क्या चीज़ें निर्धारित करेगा, आपकी विषय वस्तु तय करेगा, पाठ्य वस्तु शिक्षण सामग्री को तय करेगा। तो आपकी पाठ्य वस्तु शिक्षण सामग्री भी बच्चों में संवैधानिक मूल्यों को विकास करने वाली होनी चाहिए। तो अभी वर्तमान में जो आपकी पाठ्य वस्तु है, उसमें जो शिक्षण सामग्री, उसको भी आप एक बार देखिएगा, विश्लेषण कीजिएगा कि उसमें किस तरह की चीज़ें हैं। क्या वहाँ पर जेंडरगत भेदभाव है या जेंडर समानता की बात की गई है, बालक बालिकाओं को समान रूप से वो विषय वस्तु देती है, क्या सभी समाज के वर्गों के बारे में विषय वस्तु में कुछ न कुछ कहा गया है, सभी को लेकर के साथ, सभी वर्गों को साथ लेके चला गया है, जो समाजवादी धारणा है। तो यहाँ पर शिक्षक का रोल बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को सुनिश्चित करने में। आप देखिएगा कि आजकल जो वैश्वीकरण चल रहा है उसमें बहुत सारे परिवर्तन आ रहे हैं देश दुनिया में। एकल परिवार बढ़ रहे हैं, न्यूक्लियर फैमिली बढ़ रही है। जब मैं मेरा उदाहरण लूँ, मेरे एक बेटी है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके एक ही बेटी या बेटा है। वो बच्चे हम पहले कहते थे ना कि परिवार से बच्चों की शिक्षा होती है, परिवार से बच्चे सहकारीकरण सीखता है, सामाजिक भाव सीखता है, सहयोग, आपसी सहयोग सीखता है। वो कहाँ अब रहा है परिवारों में। तो जो एकल परिवार आ रहे हैं वहाँ पर बच्चों को वो सहकारी भाव और वो सामाजिक मूल्य सीखने को नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि माता पिता दोनों जॉब कर रहे हैं, बच्चा अकेला घर में। तो वो बच्चा जब स्कूल में आता है आपके पास
और एक शिक्षक के तौर पर उसमें सहकारी भाव पैदा करने की जिम्मेदारी आपकी ज़्यादा हो जाती है एक शिक्षक के तौर पर। तो गुणात्मक शिक्षा में शिक्षक का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। अब आप देखिए शिक्षण विधियाँ कैसी होगी आपकी। आप जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं किन तरीकों से आप पढ़ा रहे हैं? क्या आप रटाने पर आधारित तरीकों से पढ़ा रहे हैं, उस तरह के तौर तरीकों से पढ़ा रहे हैं जिसमें बच्चे को मार मार के पीट के रटाया जा रहा है? तो उससे कैसा नागरिक बनेगा आगे जाके, वो किस तरह के समाज का निर्माण करेगा? ये गहरा कनेक्शन है इन चीज़ों का। तो आपकी शिक्षण विधियाँ ऐसी होंगी जो आपसी बातचीत संवाद पे आधारित होगी, जिसमें बच्चों की सहभागिता आप लेंगे, बालक बालिकाओं की समान सहभागिता होगी। आप बच्चों पे कोई विचार थोपेंगे नहीं, उन्हें विचार विमर्श करने के लिए प्रेरित करेंगे। ठीक है, तो शिक्षण विधियाँ आपकी ऐसी होगी जहाँ बच्चे आपस में संवाद करके सीख रहे हैं, आपस में सहयोग करके सीख रहे हैं, विचार विमर्श करके सीख रहे हैं और अपनी भावनाओं को अपने मतों को व्यक्त कर रहे हैं। चाहे आप शिक्षक के तौर पे उनके मतों से सहमत हो ना हो, लेकिन आप उनका सम्मान कर रहे हैं, उन्हें बोलने की अभिव्यक्ति की आज़ादी दे रहे हैं। इन सब सिद्धांतों पे आधारित आपकी शिक्षण विधियाँ होंगी। वो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा है। तो आप देखिएगा काफ़ी कुछ जो शुरू में मैंने 2-3 धारणाएं बताई थी उससे बिल्कुल भिन्न ये हम जा रहे हैं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के बारे में। और ये पूरी यूनिवर्सल है, क्योंकि आजकल जो सबसे बड़ी सार्वभौमिक जो स्थितियाँ हैं वहाँ पर भी यही वैल्यूज़ है। स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व, बच्चों में सोचने समझने का नज़रिया विकसित करना, वैज्ञानिक नज़रिए का विकास करना। हमारा संविधान भी ये बात करता है। आप देखिए हमारे संविधान का जो अनुच्छेद 51 है वो वैज्ञानिक नज़रिए के विकास की बात करता है। तो आप इधर भी देखिए शिक्षा का अधिकार कानून के धारा 29 में आप देखिए शिक्षकों के दायित्व दिए गए हैं। शिक्षकों के दायित्व में साफ मेंशन किया गया है कि वो विद्यालय में बच्चों में संवैधानिक मूल्यों का विकास करेगा। ये उसका दायित्व, परम दायित्व, प्रथम दायित्व। तो क्या शिक्षक ये सब कर रहा है? हमारे अपने उसके दायित्व वो निभा रहा है पूरी तरीके से? ये एक सवाल है। और फिर जब हमने बात की कि शिक्षा क्रम, पाठ्य वस्तु, शिक्षण सामग्री, शिक्षण विधियाँ कैसी हो, तो साथ में विद्यालय का वातावरण ये भी आपको देखना होगा। विद्यालय का वातावरण कैसा होगा? क्या वो हमारे जो संवैधानिक मूल्य हैं उनसे संगत है? क्या वो बच्चों को सीखने सिखाने के लिए आकर्षित करता है? क्या वो बच्चों को प्रेरित करता है सीखने सिखाने के लिए? तो विद्यालय का वातावरण कैसा हो ये भी आपको देखना पड़ेगा। और वो हमारे संवैधानिक जो मूल्य हैं, शिक्षा के जो उद्देश्य हैं, उनके साथ तालमेल करता हुआ हो, उनके साथ संगतता बनाए रखता हुआ हो। और एक और महत्वपूर्ण चीज़ आती है समुदाय के साथ आपका संबंध। तो समुदाय के साथ आपका संबंध बराबरी का संबंध है कि नहीं? आप समुदाय को एक महत्वपूर्ण हिस्सा समझते हैं कि नहीं समझते हैं विद्यालय का? उनको मान सम्मान देते हैं कि नहीं देते हैं? और समुदाय विद्यालय को अपना समझता है कि नहीं समझता है? ये एक महत्वपूर्ण चीज़ है। तो वो आपको देखना पड़ेगा। और फिर मूल्यांकन के तरीके। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में एक और महत्वपूर्ण चीज़ है कि आपके मूल्यांकन के तरीके क्या है, आप किस तरह के तरीकों से मूल्यांकन कर रहे हैं बच्चों का। तो आप देखिए मैं कुछ मूल्यांकन के कुछ तरीकों का जिक्र आपके लिए यहाँ करता हूँ। 1994 में एक मूल्यांकन का तरीका अमेरिका में इजाद किया गया। ये लैटिन अमेरिकन लेबोरेटरी ने किया था। लैटिन अमेरिका तथा कैरेबिया के कुछ प्राथमिक स्कूलों में कक्षाओं का मूल्यांकन किया था और 3, 4, 5 के कक्षाओं का मूल्यांकन था। तो अब देखिए वो मूल्यांकन का जो तरीका था उसमें कितनी चीज़ों को उन्होंने एक साथ समेकित किया है, मैं आपको बताता हूँ। तो इसमें बच्चों के घर के संबंधी अध्ययन था, शिक्षा शास्त्रीय प्रक्रियाओं का अध्ययन था। शिक्षा शास्त्रीय प्रक्रियाओं का अध्ययन बहुत कम मूल्यांकन के तरीकों में शामिल होता है। हमारे यहाँ तो शायद ही कभी किसी ने इसको शामिल किया हो मूल्यांकन के तौर पर। और उसके अलावा जो माहौल है विद्यालय का, वो माहौल कैसा है उसको भी मूल्यांकन में शामिल किया। और उसके अलावा अभिभावकों का जुड़ाव विद्यालय से कैसा है, शिक्षकों से कैसा है, शिक्षकों का अभिभावकों से जुड़ाव कैसा है, समुदाय से जुड़ाव कैसा है, दोनों का आपको देखना पड़ेगा। उसको मूल्यांकन के तौर तरीकों में शामिल किया गया। शिक्षकों का शिक्षा के प्रति नज़रिया कैसा है,
जो पर्सपेक्टिव है एजुकेशन के प्रति हमारे टीचर्स का, वो पर्सपेक्टिव कैसा है, उसको मूल्यांकन के तौर तरीकों में शामिल किया गया। तो क्या कभी इस तरह का मूल्यांकन हमारे यहाँ होगा? ये अमेरिका में हुआ, लैटिन अमेरिका और कैरिबिया के कुछ स्कूलों में शुरू हुआ, वहाँ का हमें पता। 1997 में एक और बड़ी कॉन्सेप्ट आई मूल्यांकन की, जिसको आप सब जानते हैं, अंतर्राष्ट्रीय छात्र आकलन कार्यक्रम, पीसा जिसको बोलते हैं, द प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट असेसमेंट। तो ये सभी नीतिगत रुचियों के आधार पर प्रारंभ हुआ था और इसमें भी काफ़ी अच्छी चीज़ें शामिल की गई थी। आप देखिए, जो बालक बालिकाओं में सीखने सिखाने के साथ साथ समाधान के जो कौशल है, समस्या समाधान के कौशल, वो भी इसमें शामिल किए गए थे मूल्यांकन के तौर तरीके। तो ये मूल्यांकन के तरीके भी पीसा के तहत हमारे यहाँ भी कुछ मूल्यांकन हुए हैं, लेकिन उनको वही काट छाट करके किया जाता है। हम भाषा में बच्चे क्या सीखें, गणित में क्या सीखें, विज्ञान में क्या सीखें, अंग्रेजी में क्या सीखें, वो सब जानना चाहते हैं, न कि हमारे बच्चों का परिवेश क्या है, वो किस माहौल से आते हैं, विद्यालयों का माहौल क्या है, शिक्षण शास्त्रीय प्रक्रियाएं कैसी है, शिक्षक किन प्रक्रियाओं से विधियों से पढ़ा रहे हैं, और शिक्षकों का शिक्षा के प्रति नज़रिया क्या है। ये सब हमारे यहाँ मूल्यांकन से दूर रहे हैं अभी तक। उम्मीद की जानी चाहिए कि आगे भविष्य में इस तरह का कोई मूल्यांकन का तरीका बनेगा जो गुणवत्ता की तरफ हमें लेके जाए। तो अभी काफ़ी सारी बातचीत हमने की है, कुछ साथियों ने अपनी टिप्पणियां भी रखी है। मैं अजीत सेठ जी ने कहा है कि वर्तमान में जो शिक्षा की अवधारणा है उसके माध्यम से एक परिषदीय स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे से प्रतिस्पर्धा में पीछे क्यों रह जाते हैं, जबकि अवधारणा एक ही है। अजीत जी, आपने बिल्कुल सही ये बात कही है कि जो आप प्रतिस्पर्धा की बात कर रहे हैं, मैं देखिए इसके बिल्कुल खिलाफ हूँ। शिक्षा में प्रतिस्पर्धा होनी नहीं चाहिए। तो ये जो कॉन्वेंट स्कूल है, जो निजी स्कूल है, जो पढ़ा रहे हैं, एक्चुअली वो जो हमारे संविधान की मूल भावना के अनुकूल मूल्य विकसित ही नहीं कर रहे हैं बच्चों में, यदि वो बच्चों में प्रतिस्पर्धा विकसित कर रहे हैं। तो देखिए, संविधान तो सहयोग की बात करता है ना। संविधान ये कहता है कि सहकारिता का भाव बच्चों में पैदा हो, आपसी सहयोग का मूल्य पैदा हो। तो प्रतिस्पर्धा में तो सहयोग नहीं हो सकता। प्रतिस्पर्धा में तो आप एक दूसरे से आगे बढ़ना चाहते हैं, और वो भी येन केन प्रकारण किसी भी तरीके से, चाहे आप उसके लिए दूसरे बच्चे को टांग लगा के गिराना पड़े पीछे, किसी भी तरीके से आप आगे बढ़ना चाहते हैं। तो देखिए, ये जो कॉन्वेंट स्कूल है, निजी स्कूल है, इनकी तो आप अवधारणा को अलग रख दीजिए। ये गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में मानता नहीं हूँ इनमें कि यहाँ पर कोई गुणवत्ता, यहाँ पे चमक धमक है, विज्ञापन है। आप देखिए, बड़े बड़े होल्डिंग जो लगते हैं इनके पर, बच्चे पास होने के बाद 80%, 85%, 90%, 100%, फलां बच्चे ने प्राप्त किए मार्क्स, उनके लिए ये गुणवत्ता है। जबकि हम बात कर रहे हैं कि जो जिस तरह की डिजायरेबल सोसाइटी हम चाहते हैं, उसमें संवैधानिक मूल्य उन बच्चों में विकसित हो। तो ये एक महत्वपूर्ण चीज़ है, उसे आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो और भी सवाल साथियों के हैं, वो ले लेते हैं। अभी 10-15 मिनट हमारे पास हैं। कल एक सवाल मुझे जो है स्मृति जी ने भेजा था। हमारे राजस्थान के एक विद्यालय के हेड मास्टर साहब है लखमाराम जी चौधरी, तो उन्होंने पूछा था कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में किस तरह की चुनौतियां आती है। तो देखिए, एनसीएपी ये बात कहता है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में सबसे बड़ी चुनौती है हमारे जो संवैधानिक मूल्य हैं, संवैधानिक जो लोकतांत्रिक मूल्य हैं, उन मूल्यों को प्रतिस्थापित करना शिक्षक में और बच्चों में, ये एक सबसे बड़ी चुनौती है। तो ये जो संवैधानिक मूल्य है, इनको कैसे आप प्रतिस्थापित करेंगे कि इनको शिक्षक जीने लगे व्यवहार में। अब आप देखिए, कई बार ये सवाल उठता है कि सब समाज जैसा वैसे स्कूल है, जो समाज में दिखाई देता है वो रिफ्लेक्शन स्कूल में भी दिखाई देता है। तो मुझे लगता है कि ये गलत व्याख्या है, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। मैं टीचर्स ट्रेनिंग में भी ये बताता हूँ कि देखिए, समाज जो है वो यदि स्कूल में हो रहा है तो फिर स्कूल कैसे समाज का निर्माण कर रहा है। स्कूल को उस समाज से 4 कदम आगे होना होगा। आप जानते हैं ना, एक आदर्श जो है यूटोपिया जिसे हम कहते हैं, तो आदर्श हमेशा 2 कदम या 4 कदम आगे की स्थिति होती है समाज से। तो आप जिस तरह का समाज चाहते हैं, उस समाज जो भी समाज है उससे आपको 4 कदम आगे होना होगा। और 4 कदम आगे आपको सोचना होगा, क्योंकि आप शिक्षक हैं, विद्यालय को सोचना पड़ेगा।
उदाहरण दूं मैं एक छोटा सा आपको इस बात को समझाने के लिए कि बहुत सारे स्कूलों में जब मैं जाता हूं तो मैं देखता हूं कि राजस्थान में भी, यूपी में भी मैंने बहुत सारे स्कूलों का विजिट किया है, एमपी में भी किया, क्योंकि अभी एजुकेट गर्ल्स इन राजस्थान, एमपी और उत्तर प्रदेश तीनों स्टेट में काम कर रहा है, तो वहाँ मुझे जाने का मौका मिलता रहता है। केयर इंडिया के साथ मैंने यूपी में काम किया था, वहाँ मैंने बहुत सारे स्कूलों में 1 साल तक काम किया था, आपके लखनऊ और उसके आसपास परिषदीय स्कूलों में। तो वहाँ स्कूलों में आप क्या देखते हैं कि बच्चे, लड़के अलग बैठते हैं, लड़कियां अलग लाइन बना के बैठती हैं। शिक्षक से इसके बारे में बात करो तो शिक्षक क्या जवाब देते हैं कि साहब हमारा जो समुदाय है, समाज है, उसको पसंद नहीं है कि लड़के लड़कियां मिलजुल कर बैठे। वो माँ बाप खुद आके कहते हैं लड़कियों को अलग बैठाइए, लड़कियों को अलग। तो ये तो समाज में धारणा है ना भाई, ये तो समुदाय में तो ये है जेंडरगत भेदभाव। अब स्कूल भी उसको बढ़ावा दे रहा है, स्कूल भी लड़के लड़कियों को अलग अलग बैठा रहा है, तो फिर स्कूल क्या कर रहा है? स्कूल को 4 कदम आगे होना होगा समुदाय की सोच से। अब आप कहेंगे कैसे समझाएंगे हम? माँ बाप, तो माँ बाप को आप समझाइए, शिक्षक के तौर पे आपका काम है, तो आपका दायित्व है। आप जो पेरेंट्स मीटिंग करिए उसमें बुलाइए उनको बताइए जेंडरगत भेदभाव का क्या मतलब है और वो समाज में किस तरह से हानिकारक है। तो जेंडर इक्वलिटी, बालक बालिका को समान रूप से देखना सिखाना, ये स्कूल का काम है, समाज का नहीं है। स्कूल सिखाएगा तो ये समाज में रिफ्लेक्ट होगा। समाज में जो चीज आ रही है उसे यदि आप स्कूल में ला रहे हैं तो स्कूल अपना काम ठीक से नहीं कर रहा, ठीक है। और फिर स्कूल की व्यवस्थाएं, स्कूल का जो सिस्टम है पूरा का पूरा, वो आपको देखना पड़ेगा, वो सिस्टम क्या चाह रहा है। तो सिस्टम को और स्कूल को वांछित समाज की दिशा में बढ़ने के लिए 4 कदम आगे होना होगा, ठीक है। दीनदयाल जी कह रहे हैं कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के स्थान पर अच्छी और कम लागत की शिक्षा की बात हो जो हर बच्चे के लिए सर्व सुलभ हो। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बहुत जटिल मुद्दा है। बिल्कुल हम यही बात कह रहे हैं कि देखिए, ये जो अभी जो कॉन्वेंट स्कूल की, प्राइवेट स्कूलों की बात हो रही थी, यहाँ पर एक साथी ने सवाल रखा था, तो ये शिक्षा सबके लिए सुलभ नहीं है। हमारा जो एक बहुत बड़ा समुदाय है वो शिक्षा, सरकारी शिक्षा से जुड़ा हुआ है और सरकारी शिक्षा ही उसी के लिए उपलब्ध है। तो मैं तो सबसे बेहतर मानता ही सरकारी शिक्षा को। शिक्षा का निजीकरण तो होना ही नहीं चाहिए। शिक्षा और स्वास्थ्य 2 ऐसी सेवाएं हैं जिनका कभी भी किसी भी देश में निजीकरण नहीं होना चाहिए। अब आप देख रहे हैं इनका निजीकरण क्यों बढ़ रहा है। जो हमारा वैश्वीकरण की, जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, विश्व बैंक है, इनका दबाव है, इनका प्रेशर है। 1990-91 की नीति में साफ का अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक ने भारत सरकार को कि आप कल्याणकारी नीतियों के कार्यक्रम कम बनाइए, और तब से लेकर के अभी तक देख लीजिए आप हमारे यहाँ शिक्षा पे कितना प्रतिशत खर्च होता है। एक लंबे समय से मांग चल रही है कि शिक्षा पर 6% खर्च किया जाए जीडीपी का, हो ही नहीं हो पा रहा, कर ही नहीं रही है, क्योंकि सरकारों की प्राथमिकता में शिक्षा की गुणवत्ता है नहीं, शिक्षा है नहीं। तो वो लानी होगी ना, वो आपको दबाव समूह तैयार करने पड़ेंगे, आपको प्रेशर बनाना पड़ेगा। और सरकार, जब आपके राजनीतिक दल आपके पास चुनाव में आते हैं तो आप देखिए ना उनके एजेंडे में शिक्षा है कि नहीं है, कहाँ पर है, उनके एजेंडे में शिक्षा की क्या स्थिति है। वो जो अपने घोषणा पत्र घोषित करते हैं उनमें शिक्षा की स्थिति क्या है। ये तो आपको इसके लिए उनको प्रभावित करना पड़ेगा कि वो लाएं इन मुद्दों को, बजाय अन्य मुद्दों के शिक्षा केंद्र में आए। तो एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, बहुत सही कहा दीनदयाल जी आपने कि ये वाकई जटिल मुद्दा है। और साथियों के किसी के कोई सवाल हो तो, नहीं तो फिर मैं थोड़ा सा समेकित करता हूँ अब तक की बातचीत को कि देखिए, हमने अब तक की बातचीत में गुणवत्ता पे जो प्रचलित धारणाएं, बाजार भाव की चिंता और जो चमक धमक वाले प्राइवेट विद्यालय, निजी विद्यालय, उनकी एक धारणा है, उन सबसे अलग हमने एक गुणवत्ता की धारणा यहाँ पर प्रतिस्थापित की, जिसमें हम किस तरह का समाज चाहते हैं, जो संविधान हमारा बात करता है, जो संविधान की प्रस्तावना में जो लोकतांत्रिक मूल्य है उनसे शिक्षा के उद्देश्य तय होते हैं, जो एनसीएफ 2005 भी कहता है, उस पर हमने बात की। फिर शिक्षा के उद्देश्यों के साथ में शिक्षा के सिद्धांत तय होते हैं, शिक्षा क्रम तय होता है, सीखने सिखाने की विधियां तय होती है, इन सबसे गुणवत्ता तय होती है। तो हमें स्कूल में ये सब चीज़ों को देखना पड़ेगा। और एक और महत्वपूर्ण बात मैं आपको कहना चाहूँ कि इन शिक्षा के उद्देश्यों के अनुसार आप स्कूल में कुछ चीज़ों, जो मैं आपको अंत में एक बार बताना चाह रहा हूँ, आप ध्यान रखिएगा। एक तो बच्चों से संबंधित जितने भी निर्णय, उनमें आप बच्चों की भागीदारी सुनिश्चित कीजिए स्कूल के अंदर।
कोई भी निर्णय, चाहे वो स्कूल का टाइमिंग हो, चाहे वो विषयों का क्रम हो पढ़ाने का, उसमें आप बच्चों की भागीदारी तय कीजिए, तो ही आप लोकतांत्रिक शिक्षा समाज की तरफ बढ़ेंगे। दूसरी, बच्चों के साथ न्यायपूर्ण और बराबरी का व्यवहार किया जाए शिक्षकों के द्वारा, बालक बालिका को समान रूप से देखा जाए, समता व बच्चों की स्वतंत्रता को स्थापना मिले स्कूल में। ये मेरा निवेदन है आप लोगों से। यदि आप गुणवत्ता की तरफ जाना चाहते हैं, शिक्षा को गुणवत्तापूर्ण बनाना चाहते हैं, तो स्कूल में सभी धर्म और पंथों का समान आदर किया जाए, और जो धर्म और पंथों में जो चीज़ें हैं उन पर बच्चों को विश्लेषणात्मक तरीके से सोचने के लिए प्रेरित किया जाए, उन पर थोपा ना जाए किसी भी चीज़ को। ठीक है, ये आप बच्चे सीखने में आत्मनिर्भर बने, तो वहाँ रटाने के बजाय बच्चों के अनुभवों को स्थान मिले सीखने में स्कूल में। तो बच्चों के अनुभवों को अधिक से अधिक आप स्थान दीजिए। स्कूल का माहौल संवेदनशील हो, अर्थात एक दूसरे के दर्द और पीड़ा का एहसास हो और उस पर ध्यान दिया जाए शिक्षकों के द्वारा। स्कूल में होने वाला प्रत्येक काम बच्चों को शिक्षा के उद्देश्यों की ओर बढ़ाने में मददगार हो। ये आप विशेष ध्यान रखेंगे। इन चीज़ों का आपने पालन कर लिया, इन बातों पे ध्यान दे लिया आपने, तो निश्चित रूप से आप गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की तरफ बढ़ रहे होंगे। यहाँ पर मैं आपको इन चीज़ों को एक छोटे से जो डायग्राम मैंने बनाया पीपीटी के माध्यम से, उसके माध्यम से समझा देता हूँ। शायद आपको ज़्यादा समझ में आए कि इनका आपस में संबंध क्या है, और फिर मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। देखिए, ये है शिक्षा का ढांचा। तो शैक्षिक ढांचे को आपको समझना है तो सबसे पहले आपको समाज की धारणा हमने बात की, फिर हमने शिक्षा की धारणा की बात की, फिर हमने उसके अनुरूप शिक्षा के उद्देश्यों की बात की। सीखने के सिद्धांत भी वहीं से उस शिक्षा के उद्देश्यों से निर्मित होंगे। ज्ञान और समझ के बारे में हमारा नज़रिया क्या हो, और इन सब से बनेगा आपका शिक्षा क्रम, पाठ्य वस्तु, शिक्षण सामग्री, शिक्षण विद्या, विद्यालय का वातावरण, समुदाय के साथ आपके संबंध और मूल्यांकन के तरीके, जिनकी मैंने बहुत डिटेल से आपके साथ बातचीत की है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि ये सारी चर्चा आपको पसंद आई होगी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर, और आपको एक दिशा मिली होगी। हमने एक दशा को भी विश्लेषित करने की कोशिश की और एक दिशा की तरफ पहुंचने की कोशिश की है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा कैसे हमारे विद्यालयों में हो। तो इसी के साथ मैं और अपनी चर्चा को विराम देता हूं, और एक बार फिर से नवोदय क्रांति परिवार का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया और अपनी बात रखने का मौका दिया। उम्मीद है आगे भी हम किसी और सेशन पर चर्चा करेंगे इसी पर, और आप सभी शिक्षक साथियों ने, शिक्षा से जुड़े लोगों ने इस चर्चा को सुना और अपने बहुत सारे कमेंट्स और अपने सवाल यहाँ पर रखे, और यहाँ आकर आपने मेरा भी हौसला अफजाई किया। तो उस सब के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।